नमस्कार, मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो सारे प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और उन सारे प्यारे प्यारे दोस्तों का नाम है अमित जी, जो कि हैं दिल्ली से, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, नवीन शर्मा जी, जो कि हैं पंजाब पटियाला से, रूबी जी, जो कि हैं यूरोप से, चिन्मय त्रिपाठी जी, उड़ीसा से। उसके अलावा जो भी दोस्त हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही, उन सारे दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट के माध्यम से मेंशन करके बताएं। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। आप सब से एक उम्मीद मैं और करती हूँ कि जो चैनल पर आते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, कहानियाँ पसंद भी करते हैं, लेकिन चैनल को शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि मैं आप सबके लिए आगे इससे भी और बेहतर कहानियाँ लेकर आ सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है मयंक की। मयंक, जो कि एक ऐसा लड़का जो कि बचपन से ही बहुत ज़्यादा जिद्दी, गुस्सैल और हर बात पर इतना ज़्यादा गुस्सा किया करता था कि उसे गुस्से में इस बात का एहसास नहीं होता था कि वो किससे क्या बोल रहा है और किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। वो गुस्से में कभी भी ये नहीं देखता था कि कौन उसके सामने खड़ा है, कोई उसका अपना, कोई उसका प्यारा या फिर कोई उसका दुश्मन। उसका गुस्सा हमेशा उसके ऊपर इतना ज़्यादा हावी रहा करता था कि मयंक का किसी के भी साथ कोई भी अच्छा रिश्ता कभी बन ही नहीं पाया। मयंक हमेशा हर बात पर लोगों से लड़ाई किया करता था, कई बार तो बिना बात के भी लड़ाई किया करता था। इस वजह से बचपन में ही उसे 6-7 स्कूल बदलने पड़ गए। हर बार हर जगह से उसके लिए बहुत सारी कंप्लेंट आया करती थी और उन कंप्लेंट्स की वजह से उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो लगभग अपने 4 से 5 घर भी बदल चुके थे। हर बार ऐसा करना संभव नहीं होता। इस वजह से उन्होंने जैसे तैसे इन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया और इसी इग्नोर करने की वजह से मयंक इन चीज़ों में और ज़्यादा बुरा बनता चला गया। मयंक जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे वो बद से बदतर होता जा रहा था। अब लगभग मयंक की पढ़ाई जैसे तैसे पूरी हो चुकी थी। मयंक की अब शादी की उम्र आ चुकी थी, लेकिन ऐसे लड़के की शादी करवाना भी कोई मामूली बात तो थी नहीं। वैसे भी मयंक के इस स्वभाव की वजह से उसके पेरेंट्स का ज़्यादातर रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा हो ही चुका था। अब उसके लिए रिश्ता लाता तो लाता कौन? सारे लोग आस पास के हों या फिर रिश्तेदार मयंक के इस नेचर से हमेशा दूर रहना ही सही समझते थे। और मयंक ने इस बीच 2 लड़कियों के साथ रिलेशन भी रखा। उसने दोनों गर्लफ्रेंड्स के साथ वैसे ही लड़ाई झगड़ा और मारपीट करके उनके साथ भी रिश्ता बिगाड़ दिया था। इसी वजह से एक बार जब दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ उसने मारपीट की थी, उसने तो पुलिस कंप्लेंट भी की, जिसके वजह से मयंक के माता पिता को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। और मयंक के माता पिता भी वही आम माता पिता की सोच रखते थे कि एक बार बेटे की शादी करा दो, बेटे पर जिम्मेदारी आएगी तो बेटा अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा हो क्या ये ज़रूरी है? ये हमें पता चलेगा आगे की कहानी में। और मयंक के लिए लड़कियां ढूंढना शुरू कर दिया गया। मयंक को भी इस चीज़ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था।
क्योंकि उसे पता था कोई लड़की इतनी आसानी से मयंक के लिए मिल जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ऐसा ही हो रहा था। 3 महीने बीत चुके थे। माता पिता अब थक चुके थे। आखिरकार उन्हें एक लड़की का पता चला और उस लड़की के बारे में सब कुछ पता करने के बाद ये पता चला कि वो लड़की बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, सुशील, संस्कारी, घरेलू, समझदार, पढ़ी लिखी, मतलब कि सर्वगुण संपन्न लड़की थी वो। अब इतने सारे गुणों वाली लड़की मयंक से शादी क्यों करती? लेकिन जब मयंक के बारे में उस लड़की को जो भी बताया गया वो थोड़ा बताया गया, बाकी जैसा कि हर परिवार वाले करते हैं। अब अगर बेटा ऐसा हो तो बातें तो छुपानी ही पड़ेंगी। आखिरकार लड़का लड़की दोनों को मिलवाया गया और नसीब देखिए कि मयंक को भी वो लड़की एक नज़र में ही जच गई। वो लड़की जितनी अच्छी, जितनी शांत स्वभाव की थी, मयंक को इस बात की बहुत खुशी हुई और मयंक ने मन ही मन में तय किया, कोई नहीं, एक बार इसके लिए खुद को बदलने की कोशिश तो करके देख ही सकता हूँ, वरना इतनी अच्छी लड़की मेरे हाथ से कहीं निकल ना जाए। और देखते ही देखते चट मंगनी पट ब्याह हो गया। शादी हो चुकी थी। लड़की के घर में उसके माता पिता नहीं थे। लड़की का लालन पालन उसके रिश्तेदारों द्वारा किया गया था। अब लड़की अपने ससुराल में आ चुकी थी। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। दोनों में रोज लड़ाई झगड़े होते। दोनों में लड़ाई झगड़े होते मतलब ये नहीं कि लड़की की तरफ से लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। मयंक ही हमेशा लड़ाई झगड़ा किटकिट करना। उसके अलावा अब वो तीसरे चौथे दिन से ही उस लड़की पर बहुत बुरी तरीके से हाथ भी उठाने लगा था। लेकिन वो लड़की पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी हुई थी। वो लड़की कभी भी इन चीज़ों पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती। वो इंतज़ार करती मयंक के गुस्से के शांत होने का, और जैसे ही मयंक का गुस्सा शांत होता वो खुद उसके पास उठकर जाती और मयंक को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश किया करती थी कि देखिए, आपने गुस्से में मुझ पर हाथ चलाया, लेकिन चोट तो आपको भी आई है। और धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता चला गया। मयंक के माता पिता उस लड़की के स्वभाव को देखकर बहुत खुश थे। उन्हें ये लग रहा था कि उनका जो सिलेक्शन था वो बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। मयंक को ऐसी ही समझदार लड़की की ज़रूरत थी। और धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतने लगा, वैसे वैसे मयंक और उसके परिवार वाले सब लोग काफ़ी उस लड़की को लेकर पॉजिटिव हो चुके थे। और मयंक भी अब पहले से धीरे धीरे सुधरने लगा था। लगभग शादी के 3 साल बाद मयंक के स्वभाव में ऐसा बदलाव आ चुका था कि पहले हफ्ते में एक बार लड़ाई झगड़े होते, उसके बाद 2 हफ्ते में एक बार, उसके बाद ये चीज़ें और ज़्यादा कम और कम होती चली गई। अब जबकि 3 साल बीत चुके थे और साथ ही साथ उन दोनों के लड़ाई झगड़ों में भी कमी आ चुकी थी, माता पिता को ये उम्मीद होने लगी कि अब उनको उनके वंश का चिराग, लड़का या लड़की, कोई भी मिल जाए। माता पिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बेटा हो या बेटी, बस उन्हें अपने घर में एक नन्हे मुन्ने की किलकारी की उम्मीद थी। उन्होंने अपनी बहू से इस बारे में बात करना शुरू किया। उसी के 6 महीने के अंदर अंदर पिताजी की तबीयत काफ़ी खराब हो गई और धीरे धीरे उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। देखते ही देखते वो बिस्तर पर लेटे लेटे ही एक दिन भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद कुछ समय तक तो लगभग 1 साल तक सास चुप रही। उन्होंने बहू के ऊपर बच्चे का जोर बिल्कुल नहीं डाला। लेकिन वो 1 साल बीतने के बाद अब
ये कहकर बहू को इस बात के लिए बार बार पूछती थी, बेटा क्या मैं भी बिना अपने पोते या पोती का मुंह देखे हुए ही गुजर जाऊंगी? मुझे एक बार तो वो खुशी नसीब करा दे। बहू भी इस चीज के बारे में क्या बोलती, वो हर बार यही बोलती, माँ आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम वही कोशिश कर रहे हैं। बहू ने इस बीच में कई बार खुद के कई सारे टेस्ट कराए, डॉक्टर्स के पास आना जाना सब कुछ किया, लेकिन हर बार उसका रिपोर्ट एकदम नॉर्मल होता था और उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं निकलती थी। मयंक भी ये चीज लगभग 1.5 साल से देख रहा था कि हर दूसरे तीसरे महीने ये जा जाकर डॉक्टर्स के चक्कर लगाती है, हर जगह अपने टेस्ट करवाती है। मयंक को ये चीजें कहीं ना कहीं अब थोड़ा बहुत खटक रही थी कि अगर इसमें कोई कमी नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कमी मुझ में हो। लेकिन मयंक को ये बात एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं आ रही थी। मयंक कहीं ना कहीं इन चीज़ों में थोड़ा हिचकिचा रहा था कि अगर गलती से भी मेरे अंदर कोई कमी निकली तो मैं क्या करूँगा। और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते उसकी माँ की भी तबीयत काफ़ी खराब हो गई और एक दिन उनकी भी मृत्यु हो गई। अब उनके शादी को लगभग 7 साल बीत चुके थे। मयंक धीरे धीरे अपने माता पिता की मौत से उबर चुका था, क्योंकि उसकी पत्नी इतनी ज़्यादा प्यारी, इतनी ज़्यादा सपोर्टिव थी कि उसे इन चीज़ों से उभरने में काफ़ी मदद मिली। लेकिन मयंक अब अपनी पत्नी पर शायद ही कभी कभार हाथ उठाता या फिर गुस्सा करता था और उसकी पत्नी को इस चीज़ से भी कोई ऐतराज़ नहीं था। लेकिन मयंक ने जो गुस्सा शायद अपने अंदर दबा दिया या फिर उसको खत्म करने की कोशिश की, गुस्सा कभी भी पूरी तरह से खत्म शायद नहीं होता है। ऐसा ही कुछ मयंक के साथ भी हो रहा था। उसकी पत्नी जो कि इतनी खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती को देखकर लोग आहें भरा करते थे। मयंक अब जब भी अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर जाता, बाहर कोई सामान लेने या फिर घूमने फिरने, और कोई भी उसकी पत्नी को देखे या फिर कुछ बोले, मयंक अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मयंक अब इन जगहों पर अपना गुस्सा बहुत बुरी तरीके से निकालता था। मयंक ने इस वजह से कई लोगों से लड़ाइयाँ की। उसने इसी बीच धीरे धीरे अपने सारे रिश्तेदारों से सारे रिश्ते नाते पूरी तरह से खत्म कर लिए, क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं, ज़्यादातर लोगों के रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं कि वो आपकी अच्छी चीज़ों को देखकर अप्रिशिएट करे ना करे, लेकिन अगर आपके अंदर एक छोटी सी भी कमी हो तो उस कमी को हाईलाइट करके वो आपको बार बार ताने देना या बेइज्जत करना बिल्कुल नहीं भूलते। मयंक के रिश्तेदार भी ऐसे ही थे और ये बात अब मयंक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी कि कोई भी उसकी पत्नी के बारे में एक भी अपशब्द मुंह से निकाले। मयंक ने इसी वजह से अपने सारे रिश्तेदारों से सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए थे। अब मयंक के पास अपना कहने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी ये प्यारी और समझदार पत्नी ही थी। अब जबकि शादी के 8 साल बाद भी उसे कोई बच्चा नहीं हुआ, अब मयंक के भी मन में एक बच्चे की चाह आ चुकी थी। मयंक ने ये बात अपनी पत्नी से कही और आज मयंक ने हिम्मत करके वो बात भी कह डाली जो कई साल से उसके दिल में दबी हुई थी। मयंक ने कहा, तुम इतनी बार डॉक्टर्स के पास जाती हो, अपने हर टेस्ट कराए तुमने, लेकिन आज तक तुमने एक बार भी मुझे ना तो कोई टेस्ट कराने को कहा और ना ही मुझसे किसी भी बात की कोई भी उम्मीद की। कैसे? इस पर उसने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए मयंक के गाल पर अपना एक हाथ बड़े प्यार से रखते हुए कहा, आप एक बात बताइए, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। अगर मैं किसी बात के लिए आपको पॉइंट आउट करूँ, गलत बोलूँ, तो मैं आपकी अर्धांगिनी किस बात की?
ये मैं कभी नहीं कर सकती। अर्धांगिनी का तो फर्ज होता है कि वो हर हाल में अपने पति का साथ दे, और आज तक अगर आपने इस बात को कभी नहीं बोला, इसका मतलब आप ये नहीं चाहते हैं, तो मैं ये कैसे कर सकती थी? ये बात सुनते ही मयंक अपनी पत्नी का चेहरा लगातार देख रहा था और उसके आंखों में आंसू आ गए। मयंक ने तुरंत कहा, तुम तुम ऐसी कैसे हो? तुमने मुझे इतना बदल दिया, फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अगर मुझे कुछ बोलोगी तो मैं तुम्हारे बात पर कोई ऑब्जेक्शन उठाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और मयंक ने भी अपनी पत्नी के साथ जाकर अपना टेस्ट कराया, लेकिन मयंक का सालों पुराना डर आज गलत साबित हो गया। मयंक इस बात से बहुत खुश था, लेकिन कहीं ना कहीं एक उदासी अभी भी उसके मन में थी, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, तो वो माता पिता होने का सुख क्यों नहीं देख पा रहे? मयंक भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसकी पत्नी भगवान में बहुत ज़्यादा मानती थी, और शुरू से उसकी पत्नी ने ये कह भी रखा था कि मैं आपकी हर बात मानूंगी, हर चीज़ सुनूंगी, लेकिन आपको मेरी एक बात में आड़े कभी नहीं आना है। वो ये कि मेरे पूजा पाठ, मेरे और मेरे भगवान के बीच में आप कभी नहीं आएंगे, और भगवान की जब और जैसी मर्जी होगी, हम माता पिता भी ज़रूर बन जाएंगे। मयंक इन चीज़ों में मानता नहीं था, इसलिए उसने बस हाँ में सर हिलाकर इस बात को टाल दिया। वैसे भी सारे टेस्ट सब कुछ करवाने के बाद अब वो एक्स्ट्रा क्या कर सकते थे? अब देखते ही देखते लगभग 11 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी भी उनकी जिंदगी में संतान सुख बिल्कुल नहीं था। अब मयंक इन चीजों से परेशान तो था, लेकिन वो अपनी परेशानी अब अपनी पत्नी के सामने नहीं दिखाता था, क्योंकि कुछ समय से उसकी पत्नी खुद ही इन चीजों को लेकर काफी परेशान रहती थी, जिसके वजह से उसकी पत्नी ने अपना पूजा पाठ भी काफी बढ़ा दिया था। पहले वो सिर्फ सुबह शाम ही पूजा किया करती थी, लेकिन अब वो घर के काम को निपटाने के बाद ज्यादातर वक्त अपने मंदिर में ही पूजा पाठ करते हुए बिताया करती थी। आज मयंक घर पर ही था। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पैसे के लिए कभी उसकी पत्नी कमा लिया करती थी और कभी मयंक। घर में हर चीज से वो पूरी तरह से भरपूर जिंदगी जी रहे थे, लेकिन आज मयंक का मन भी काफी अशांत था, और मयंक ने ये सोचा कि आज क्यों ना मैं मेरी पत्नी के साथ जाकर उसके मंदिर में बैठकर थोड़ी बहुत पूजा करूं। क्या पता शायद हम दोनों मिलकर भगवान से मांगे तो हमारी ये मुराद पूरी हो जाए। और वो अपनी पत्नी के उस मंदिर वाले कमरे के पास पहुंच गया। वो हमेशा की तरह आज भी दरवाजे को लगाकर ही पूजा कर रही थी। मतलब अंदर से कुंडी बंद नहीं थी, सिर्फ दरवाजा चिपका हुआ था, जिसको धीरे धीरे मयंक ने आगे की तरफ ढकेला ताकि वो खुल जाए। और उसने जब दरवाजा खोला और सामने अपनी पत्नी को देखा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि उसकी पत्नी जहां बैठकर पूजा कर रही थी, वो जगह मंदिर तो कहीं से नहीं लग रही थी। भले मयंक भगवान में ना मानता हो, पूजा पाठ ना करता हो, कभी मंदिर भी नहीं गया था, लेकिन वो इतना तो जरूर जानता था कि भगवान कैसे दिखते हैं और शायद शैतान कैसा दिखता है। मयंक ने जब उस कमरे में अपनी नजर डाली, तब उसकी पत्नी वहां जमीन पर बैठकर आगे कुछ अजीब सी आकृति बनाए हुए थी। उसी आकृति के अंदर वो बैठी हुई थी और उसके बाल खुले थे। वो अजीब तरीके से मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। उसने सामने एक ऐसी मूर्ति रखी थी जिसके दो बड़े बड़े सींग थे,
उसकी जीभ लटकी हुई थी और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते उसकी पत्नी ने वहां एक पशु बलि दे डाली और वहीं दूर उस गोले में बैठकर उसने अपनी जबान इस तरीके से लंबी की कि वो वहीं से बैठकर लगभग 4 हाथ दूरी पर और उसकी जबान 4 हाथ की बढ़ी हुई और उसने वहीं से बैठे बैठे उस पशु बलि के तरफ अपनी जीभ बढ़ाई और उसका सारा खून एक बार में ही चाट कर साफ कर दिया, मानो जैसे वो कब से खून की ही प्यासी हो। ये दृश्य देखकर मयंक के होश उड़ चुके थे। मयंक इतना ज्यादा डर चुका था कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। लेकिन मयंक समझदारी से काम लेता है और मयंक वहां से चुपचाप बिना कुछ बोले, बिना कुछ आवाज किए शांति से वहां से कमरे से बाहर आ गया और आकर बिल्कुल वैसे ही अपने कमरे में बैठ गया जैसे कि वो हमेशा बैठा रहता था। उसके बाद उसने धीरे धीरे अब ये मन बना लिया कि वो अपनी पत्नी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करेगा। उसने धीरे धीरे अब इस बात का भी मन बनाया कि वो अब ये भी जानेगा कि उसके आसपास आज तक जो भी मृत्यु हुई है वो कहीं सामान्य थी या फिर इसी बलि क्रिया का कोई भाग था। अब मयंक को इन बातों का भी एहसास होने लगा कि अभी से कुछ महीने पहले उसने अपनी पत्नी से एक बात की थी। उसने अपनी पत्नी को ये बताया था कि मैंने आज तक तुमसे कुछ बातें छुपाई हैं। पत्नी ने कहा था क्या? और मयंक ने ये बातें कन्फेस की कि इससे पहले मैं 4 लोगों को जान से मार चुका हूँ, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने तुम्हारे बारे में गलत बातें की थी और तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बारे में कोई भी गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब उसकी पत्नी ने उसे ये बताया था कि हाँ, मुझे ये बात पहले से पता थी, लेकिन मैंने इन चीज़ों पे बिल्कुल सामान्य रिएक्ट इसलिए किया था क्योंकि आपको जब सही लगेगा तब आप मुझे बताएंगे और अगर आपको सही नहीं लगेगा तो आप मुझे ये बातें नहीं बताएंगे। ये सारी बातें भी जानकर मयंक के दिल में अपनी पत्नी के लिए प्यार, इज्जत और जगह पहले से भी और ज़्यादा सिर्फ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब मयंक के दिमाग में ये सारी पुरानी बातें एक साथ घूमने लगी थी। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि हमें अगर किसी के बारे में कोई एक छोटी सी गलत बात पता चले तो सालों पुरानी बातें भी जो होती हैं वो सारी बातें एक एक करके हमारे दिमाग में घूमने लगती हैं और हम हर बातों का लिंक उसी एक बात से जोड़ने लगते हैं। ऐसा ही मयंक के साथ अभी हो रहा था। अब मयंक ने अपने माता पिता की मृत्यु से लेकर सारी बातों को अब चेक करने की ठान ली थी। मयंक ने धीरे धीरे अब अपने माता पिता के मृत्यु का कारण भी जानने की कोशिश की, लेकिन उसे ये सारी बातें जैसे जैसे पता चलती गई मयंक वैसे वैसे अंदर से टूटता गया। मयंक को ये पता चला कि उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु एक ही तरह से हुई थी। धीरे धीरे उनके शरीर में खून की कमी होती चली गई और आखिरकार जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उन दोनों के शरीर में खून का एक कतरा भी बाकी नहीं था। अब मयंक को ये बात साफ साफ समझ में आ रही थी कि अगर वो उस पशु का खून ऐसे पी सकती है, इसका मतलब वो माता पिता का भी खून वैसे ही पी रही होगी। और इस बात का मुझे एहसास भी नहीं हुआ। पता नहीं ये कौन है, भूत, प्रेत, आत्मा या फिर पिशाचनी, जो कि लगातार मेरे परिवार को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे आसपास के सारे लोगों को इस तरह से बर्बाद करती गई और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। अब
मयंक ने धीरे धीरे पास्ट से जुड़े सारी चीजें पता कर ली थी। उसके पास्ट में जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, यहाँ तक कि मयंक के हाथों से भी जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसका कन्फेशन उसने अपनी पत्नी के सामने किया था, उनकी मृत्यु भी बिल्कुल वैसे ही हुई थी जैसे कि उसके माता पिता की। अब मयंक को ये बात साफ साफ समझ में आ गई कि उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया, मुझे जरिया बनाया, ताकि वो मेरे हाथों से उन लोगों को ऐसे मरता हुआ दिखाए और मैं इन चीज़ों के गिल्ट में आकर उसके प्रेम जाल में और ज़्यादा बंधता और फंसता चला जाऊं। अब मयंक को जबकि सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी, अब मयंक को ये पता करना था कि ये एक्चुअली है कौन और ये कहाँ से आई है। अब मयंक को ये भी पता करना था कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। मयंक सारी चीजें दिखाता ऐसे ही था जैसे बिल्कुल नॉर्मल है, उसे आज भी कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में। और मयंक अपनी इन इंक्वायरी को धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहा। मयंक ने जैसे तैसे जिन रिश्तेदारों और जिन लोगों की मदद से उसका रिश्ता आया था, अब उन लोगों से बातचीत और पूछताछ करना शुरू किया। मयंक को ये बात पता चली कि वो जो उसके रिश्तेदार हैं, वो उसके रिश्तेदार हैं ही नहीं, उन्होंने तो बस उसकी मदद की थी। और मदद कैसे की थी, अब ये बात भी मयंक को पता चल गई। एक बार वो जंगल के एक हिस्से में गए थे। उस जगह का नाम बताकर उन्होंने बताया और उस जगह पर उन्हें एक लड़की की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो जब उस जगह पर पहुंचे तब ये पूरी तरह से बेहाल बदहाल वहाँ बंधी पड़ी हुई थी। इसकी हालत काफ़ी खराब थी। उन लोगों ने इसे आज़ाद कराया और इस पर तरस खाकर, इसकी हालत पर तरस खाकर इसे अपना रिश्तेदार बोलकर अपने घर पर रखा और इसकी शादी भी करवाई। उन लोगों को भी इसके पास्ट के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। अब आखिरकार मयंक उन लोगों से उस जगह के बारे में पता करके वहाँ पर पहुँच गया। जब मयंक वहाँ पर पहुँचा तब वहाँ पर मयंक को एक तांत्रिक, एक साधक मिले जो उस जगह की रक्षा करते थे। उन्होंने उस जगह पर बहुत सारी प्रेत आत्माएं, पिशाचनी, पिशाच, भूत प्रेत आत्मा, चुड़ैल डायन, सबको बंधक बनाकर उस जगह पर रखा हुआ था। लेकिन उस जगह का बंधन उन्होंने जिस तरीके से किया था, वो बंधन काफी मजबूत था, वो छुड़ा कर नहीं जा सकते थे। लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कमजोर कड़ी थी, वो ये कि अगर कोई इंसान आकर इनमें से किसी के भी छलावे में फंसकर अगर उनकी मदद करे और उसे वहां से छुड़ा कर निकाल कर लेकर जाए तो वो मुक्त हो जाते थे। और दिन भर के एक तय समय में ऐसा होता था कि वो साधु, वो महात्मा, वो तांत्रिक, जो भी आप उन्हें कहना चाहें कह सकते हैं, वो उस जगह से निकलकर कहीं बाहर जाया करते थे अपने रोज के काम के लिए। और उसी वक्त पर ऐसी चीज़ों को वहाँ से आज़ाद करवाया जा सकता था। और ऐसे ही वक्त पे मयंक की पत्नी भी आज़ाद हुई थी। अब जब मयंक को सब कुछ पता था तब मयंक ने सारी बातें शुरू से लेकर अभी तक की उन तांत्रिक बाबा को बता दी। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ मुझे पता है, मुझे इस बात का एहसास आते ही हो गया था कि वो यहाँ से अपने छल से आज़ाद हो चुकी है, लेकिन मैं इस जगह को छोड़कर वहाँ उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता था। इस वजह से मैं इस बात के ही इंतज़ार में था कि कोई तो यहाँ आए और मुझसे मदद मांगे, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। अब जबकि तुम सब कुछ जान चुके हो और तुम यहाँ मेरी मदद के लिए आए हो, तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। तुम ये एक धागा देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ये जो धागा दे रहा हूँ, इस धागे को किसी भी हालत में
उसके किसी एक बाल पर बांध दो। जो बाल टूट गया हो उस बाल पर भी बांधने से ये चीज़ बड़ी आसानी से तुम कर पाओगे। या फिर अगर तुमसे पॉसिबल हो पाए तो तुम उसकी चोटी में इस धागे को बांध देना या उसके जूरे में इस धागे को सिर्फ फंसा देना। इससे तुम्हारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि वो अब इतने सालों में इतने लोगों की बलि लेकर और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। अब उसे यहाँ लाने की प्रक्रिया जानने के बाद मयंक के मन में एक और सवाल था। मयंक ने वो सवाल भी उनसे किया और उनसे ये पूछा, अच्छा ये बताइए कि अभी तक उसने मुझे क्यों नहीं मारा? अगर वो इतने लोगों की बलि चाहती है, रक्त चाहती है, वो तो अभी मेरे साथ 15 सालों से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है वो रह रही है, तब उसने मुझे क्यों नहीं मारा? इस पर उन्होंने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम जिस ग्रह नक्षत्र में जन्मे हो तुम उसके लिए काफ़ी कीमती हो। ये बात मयंक के समझ में नहीं आई। उसने कहा, मतलब? उन्होंने आगे बात बताते हुए कहा, उन्होंने कहा, तुम जिस खास ग्रह नक्षत्र में पैदा हुए हो, तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ अगर वो 25 सालों तक रहकर और तब तुम्हारी बलि चढ़ाती है तो वो अभी से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। अब ये बात मयंक के समझ में आ चुकी थी। उसे उसके आखिरी सवाल का जवाब भी मिल चुका था। अब मयंक वहाँ से अपने घर पहुँचा और हमेशा की ही तरह अपने पत्नी से बड़े प्यार से मिला और वो आज अपनी पत्नी के लिए कई बार की तरह गजरा लेकर पहुँचा। उसने कहा, ये गजरा क्या मैं तुम्हारे बालों में लगा दूँ? उसने भी बड़े प्यार से अपने पति को कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर मयंक ने धीरे से गजरे में उस धागे को लपेटकर उसके बालों में लगा दिया और लगाने के बाद उसने थोड़ी ही देर में अपनी पत्नी से कहा, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, तुमने आज तक मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब मैं आज तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। इस पर उसकी पत्नी ने तुरंत ही उससे सवाल किया, क्या है, आप क्या करना चाहते हैं मेरे लिए? इस पर मयंक ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से जवाब दिया, मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। इस पर पत्नी ने भी जवाब दिया, कैसा सरप्राइज़? तब मयंक ने जवाब दिया, सरप्राइज़ अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो वो सरप्राइज़ कैसे रहेगा? अब पत्नी ने भी पति की बात मानी। हमेशा की तरह आज्ञाकारी पत्नी बनकर उसने तुरंत अपने पति से कहा, ठीक है, चलेगा। और मयंक ने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ कहीं घुमाने लेकर जाना चाहता हूँ। और वो दोनों साथ में घूमने के लिए निकल गए। थोड़ी ही देर में जब तक मयंक आधे रास्ते में पहुंचा था, उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि मयंक उसके साथ चाल चल रहा है और मयंक उसे कहाँ लेकर जाना चाहता है। लेकिन वो चाह कर भी ना तो पलट कर वापस आ सकती थी और ना ही मयंक का कुछ बिगाड़ सकती थी। वैसे भी मयंक को तो उसे आखिर में बलि चढ़ाना था। अब मयंक उसे अपने साथ लेकर जा रहा था और वो चुपचाप मयंक के साथ जाती जा रही थी। वो पूरे रास्ते अब मयंक पर गुस्सा कर रही थी, चिढ़ रही थी और मयंक एक अच्छे पति की तरह उसे बड़े प्यार से कह रहा था, अरे वाह, तुम आज पहली बार गुस्सा कर रही हो, तुम गुस्से में भी कितनी खूबसूरत लगती हो, मैंने आज पहली बार तुम्हें गुस्सा करते देखा है। और भी ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें। अब मयंक ये जानता था कि वो शायद समझ चुकी है, लेकिन मयंक कुछ भी दिखाना और जताना नहीं चाहता था। मयंक उसे जैसे जैसे हाथ पकड़कर आगे लेकर जा रहा था, वो ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उसका बंधन मजबूत होता जा रहा है। वो चाह कर भी ना मयंक से हाथ छुड़ा पा रही थी
और ना ही पीछे भाग कर जा पा रही थी। ये शायद उन तांत्रिक बाबा के धागे का कमाल था। आखिरकार मयंक उसे उस जगह तक लेकर आ चुका था और वहीं बाहर खड़े होकर वो तांत्रिक बाबा उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत ही एक मंत्र फूंक दिया और वो मंत्र फूंकते ही वो तुरंत उसी खंडहर, उसी किले के अंदर अपने आप घसीटती हुई अंदर आ गई। अब वो जैसे जैसे अंदर आ रही थी वो वैसे वैसे चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मयंक, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन मयंक ने हंसते हुए इसका भी जवाब दिया। उसने कहा, हाँ, मारना चाहती हो, मार दो। वैसे भी तुमने मुझे जिंदा रहने लायक छोड़ा कहाँ है। तुमने मेरी जिंदगी में अब कोई भी खुशी बाकी नहीं छोड़ी, बोलने के लिए कोई अपना नहीं छोड़ा। एक भ्रम में था कई सालों तक कि तुम मेरी अपनी हो। अब वो भ्रम भी खत्म हो चुका है। अब तो मुझे खुद ही जीने की उम्मीद नहीं है। या तो तुम खुद मुझे मार दो या फिर मैं खुद ही अपना गला काट लूंगा, क्योंकि मैं तो यहाँ सच में मरने ही आया था। अब इसके बाद वो कर भी क्या सकती थी। मयंक आराम से उस किले के अंदर गया और उसके बाद कहते हैं मयंक कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन ये बात बाहर कैसे आई? मयंक को जब अपनी पत्नी की सच्चाई पता चली थी तब से लेकर मयंक ने एक डायरी लिखी थी जिसमें मयंक ने अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई लिख दी थी। मयंक ने उसमें हर एक बात लिखी थी और ये भी लिखा था कि मयंक अब अपनी मृत्यु की तरफ जा रहा है। अगर मयंक कभी लौट कर नहीं आया, इसका मतलब या तो मयंक को उसी डायन, उसी पिशाचनी ने मार डाला या फिर मयंक ने खुद से खुद की जान ले ली। तो मयंक के साथ आखिर क्या हुआ, ये बात किसी को नहीं पता। लेकिन ये सारी बातें उसी के डायरी के माध्यम से उसके सारे जानने वाले और सारे रिश्तेदारों को पता चली। तो आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जिसको कोई भी सच नहीं मानता, तो आप हमें आपकी वो कहानी, आपका वो एक्सपीरियंस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।